All right. Current electricity has been completed. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हमारा कंप्लीट है. अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करेंगे, है ना. और आफ्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखेंगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे तो इन द मीन वाइल बीच में हम लोग वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी रिवीजन कर ले. एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर कर ले जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, है ना. तो रिवीजन अभी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस जो रिलेवेंट लगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस अभी हम अब ऐड कर रहे हैं, है ना. जो 10-10 लाइन के क्वेश्चंस हैं वैसे भी करेंगे तत्काल. लेकिन सबसे पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस हम लोगों को गेन करने के लिए छोटे और ट्रिकी क्वेश्चंस जो खासकर करंट से आए हुए हैं उनको जरूर करेंगे, है ना. तो मैंने एक लिस्ट बनाई, है ना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को, और बारी बारी से और अच्छे क्वेश्चंस खासकर. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो आया ही हुआ है, लेकिन मैक्सिमम उसमें से आया हुआ है ना. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन है, मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन, है ना. मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन. मोबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, and option D is relaxation time. अब देखिए मोबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करता है. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना. अब जरा देखा जाए मोबिलिटी था क्या, है ना. तो आप नोट्स में देखिएगा मोबिलिटी वाज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. जब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है, सेल लगाने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड V/L का क्रिएट होता था, याद कीजिए, है ना. तो एक्चुअली में मोबिलिटी म्यू जो होता है इसको म्यू से डिनोट करते हैं. म्यू इज VD/E. एक चीज यहां देखिए, आपको लगेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना. ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन और ज्यादा इसको और इलैबोरेट करें अगर कि क्या VD/E को और सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि और सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा. तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी था क्या, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था E/m, है ना. फोर्स बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ. E/m इनटू टाउ ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी था. अब बाय E, तो ये देखिए E कैंसिल हो जा रहा है. और संयोग देखिए कि ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. बहुत लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे डार्केन कर देगा और उसका गलत हो जाएगा आंसर, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जब VD/E को सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स E/τ/m. E/τ/m का मतलब E तो फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मास भी इलेक्ट्रॉन का फिक्स रहेगा. E और m पे तो डिपेंड करना वो तो फैक्ट ही हो गया. टाउ पे डिपेंड करता है. सो दिस इज द आंसर. रिलैक्सेशन टाइम इज द आंसर, है ना. E/m को अगर इकट्ठे कुछ कहना पड़ा तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी मोबिलिटी इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रिलैक्सेशन टाइम, है ना. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कह सकते हैं, है ना. करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन के ही कारण चूंकि करंट होता है. आगे हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर में होल्स भी होते हैं, चार्ज कैरियर. होल्स की भी वजह से मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की भी वजह से मोबिलिटी, दोनों को देखेंगे जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. A potential difference V is applied to a conducting wire of length L and diameter D, है ना. L लेंथ का. सेकेंड क्वेश्चन इज ए पोटेंशियल डिफरेंस V is applied. मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, सारे क्वेश्चंस में लिख नहीं पाऊंगा. A potential difference V is applied to a conducting wire of length L and diameter D. एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और डायमीटर जो है इसका D है ना. हाउ आर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टेंस अफेक्टेड इफ V इज डबल्ड. सबसे पहले इसके क्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की. का मतलब होता है कि आपने V क्रिएट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया. तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये तीन पैरामीटर कैसे कैसे चेंज करते हैं. तीनों पैरामीटर क्या क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड और रेसिस्टेंस कैसे इफेक्ट होते हैं अगर V डबल कर दिया जाए.
तो अगर आप V डबल करेंगे, मतलब इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप डबल करेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता है, तो वो V/L होता है ना। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो V ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो E/m इंटू टाउ होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। और अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, और R यहाँ d/2 होगा, तो पाई d स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा 4, अगर डायमीटर के टर्म में लिखे तो। सबसे पहले फील्ड को लिख लिया हम लोगों ने, है ना। इन सब का जो डिफिनेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E/m टाउ होता है, और R जो होता है वो 4 रो एल बाई पाई d स्क्वायर होता है। तो देखिए अगर आप V को यानी पोटेंशियल ड्रॉप को डबल करेंगे, इस कंडक्टर के क्रॉस के पोटेंशियल ड्रॉप को अगर आप डबल करेंगे, तो V जब डबल होगा, लेंथ पे तो आपने कुछ किया नहीं है, तो E डबल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ट्वाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। उसी तरीके से चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, जब तक कुछ मेंशन ना हो अपने मन से टाउ को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के अनुसार। तो E जब डबल होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज बाई मास ठीक है नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रॉन का हो गया, टाउ भी नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप के डबल होने की वजह से कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। फिर पूछता है कि R कैसे चेंज होगा, तो R होता है 4 रो एल बाई पाई d स्क्वायर, R हो जाएगा। ध्यान में है यहाँ d डायमीटर है, क्योंकि पाई r स्क्वायर मुझे लिखना चाहिए, तो रेसिस्टिविटी लेंथ और डायमीटर पे डिपेंड करता है, उसको पोटेंशियल ड्रॉप से कोई लेना देना रेसिस्टेंस को नहीं है, वो टोटली ज्योमेट्रिकल फैक्टर है ना। ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेगा, और रेसिस्टिविटी पे करेगा। तो V को डबल करने से R पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब रेसिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। फिर है V के डबल होने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, देख लिया हमने। फिर है L इज डबल्ड, लेंथ जब डबल होगा तो देखिए इफ L इज डबल्ड क्या हो जाएगा, V डबल होने से क्या हुआ देख लिया, E डबल हो गया, VD डबल हो गया, R अनचेंज्ड रहा, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप के डबल होने से। अब है लेंथ इज डबल, लेंथ जब डबल होगा तो देखिए क्या होगा, लेंथ जब आप डबल करेंगे तो V/12 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा। लेंथ को जब डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि हाफ हो जाएगा, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेंथ को चूंकि आप डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा, आपने लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है ना। ध्यान ये रखेंगे कि लेंथ को डबल किया है तो ऐसा मत सोचिएगा कि खींच के डबल किया है, क्योंकि ऐसा रहेगा तो मेंशन होता। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पे, लेंथ को डबल करता है ना, अगर स्ट्रेच करके तो ध्यान रखिए डायमीटर पे भी फर्क पड़ता, फिर रेसिस्टेंस और दूसरे हिसाब से चेंज करता, है ना। लेकिन लेंथ यहां डबल करेंगे, रेसिस्टेंस सीधे ट्वाइस हो जाएगा। फिर है थर्ड में, इफ D इज डबल्ड, D का मतलब डायमीटर को डबल करते हैं, है ना। अगर डायमीटर को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डायमीटर को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप और लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायमीटर को डबल करते हैं तो, चूंकि E/m टाउ होता है ना। और अगर रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो डायमीटर को डबल करेंगे, डायमीटर अगर डबल होगा तो रेसिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, डायमीटर को डबल करने का मतलब रेसिस्टेंस बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट भी हमने देखा, सेकंड भी देखा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। All right. Third question is, masses of 3 copper wire are in the ratio of 1:3:5. I repeat the question. Masses of 3 copper wire are in the ratio of 1:3:5 and lengths are in the ratio of 5:3:1. Then ratio of their resistances will be. यानी 3 कॉपर वायर है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास 3 कॉपर वायर है। मान लीजिए एक वायर है, दिस इज ए वायर, दिस इज ए वायर एंड दिस इज ए वायर, है ना। ये 3 कॉपर वायर हैं, ठीक है। इनका जो मास है उनका रेशियो है 1:3:5, यानी अगर इसका मास m है तो इसका मास 3m है और इसका मास 5m है। और इनका लेंथ का जो रेशियो है वो 5:3:1 है। ध्यान रखेंगे ये तीनों कॉपर के वायर हैं, का मतलब इसकी रेसिस्टिविटी रो डेंसिटी d होगी, इसकी भी रेसिस्टिविटी रो डेंसिटी d होगी।
इसकी भी रेसिस्टिविटी और डेंसिटी डी होगी, क्योंकि ये सब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, रेसिस्टिविटी और डेंसिटी। मासेस 1:3:5 हो गया, और लेंथ जो है वो 5:3:1 है, यानी अगर इसका लेंथ 5L है तो इसका लेंथ 3L है, और इसका लेंथ जो है वो L है। अब हमसे पूछा है कि इसका रेसिस्टेंस अगर R1 हो, इसका रेसिस्टेंस अगर R2 हो, इसका रेसिस्टेंस अगर R3 हो, तो R1:R2:R3 क्या होगा, है ना। तीनों के रेसिस्टेंसेस का रेशियो पूछा गया है। तो अगर तीनों के रेसिस्टेंस की बात करें, सबसे पहले अगर R1 की बात करें तो R1 क्या हो जाएगा, तो रो इनटू लेंथ कितना है इसका 5L। अब जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में हम लोगों को नहीं पता है, तो मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3 है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि मास इसका m जो होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो इसका मास जो होगा वो एरिया ऑफ डेंसिटी D इंटू वॉल्यूम A1 इंटू 5L होगा, यानी इसके अगर A1 की बात करें तो m/5dl हो जाएगा, है ना। अगर इसकी बात करें तो इसका मास 3m जो होगा वो डेंसिटी D इंटू वॉल्यूम A2 इंटू 3L होगा, यानी अगर इसके A2 की बात करें तो वो 3 कैंसिल m/dl हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसके A3 की बात करें, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका मास 5m जो होगा डेंसिटी D इंटू वॉल्यूम A3 इंटू L होगा, A3 इंटू L होगा। तो अगर A3 की बात करें तो A3 5m/dl आ जाएगा, है कि नहीं, ध्यान रखेंगे। अब हम तीनों के रेसिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस अगर R1 की हम बात करें तो R1 बराबर हो जाएगा रो L कितना है 5L बाई A1 कितना आ गया 5m/5dl ऊपर 5dl ऊपर। R2 की बात करें H2, मैं यहीं पे H2 भी लगा देता हूं क्योंकि सब सीरीज में है, सीरीज बोल रहा हूं, एक ही सिस्टम से लिख रहा हूं मैं सबको। चूंकि R2 की अगर बात करें तो R2 हो जाएगा रो लेंथ है 3L बाई एरिया A2 कितना है m/dl, और R3 की अगर मैं बात करूं तो R3 हो जाएगा रो, है ना, लेंथ की बात करूं तो L बाई एरिया A3 5m/dl, है ना। ऑलराइट, तो अगर मैं रो L² d/m और रो L² d/m को कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा 25:3:1/5, और 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 125:15:1 125:15:1 इज द आंसर। ऑलराइट, ऑलराइट, तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। यहां पे हम एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने इलैबोरेट करके आपको समझाया, एक चीज और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि अगर मास कांस्टेंट रहे, क्योंकि तीनों कॉपर वायर है, डेंसिटी इनकी कांस्टेंट है ना, लेकिन मास अलग अलग है, तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम को मद्देनजर रखा जाए तो मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ हो, आप ध्यान दीजिएगा। हम एक्चुअली रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं रो L बाई A, है ना। इसको और इलैबोरेट अगर करें तो रो L बाई एरिया को क्या लिख सकते हैं, तो एरिया होता है वॉल्यूम, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इंटू डेंसिटी कर देंगे तो मास आ जाएगा, यानी DAL बराबर मास। तो एरिया को हम लोग m/dl लिख सकते हैं, तो एरिया को मास बाई डेंसिटी इंटू dl लिखे अगर, तो रो DL²/m ये रेसिस्टेंस हो जाएगा। मतलब मैं इस फैक्ट को डायरेक्ट भी यहां लगा सकता था कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर बाई मास, वहां से भी आ जाता है, क्योंकि सबका मास और लेंथ का इंफॉर्मेशन था। आप वैसे भी करेंगे तो और इजीली बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो आप इसको यूज करेंगे कि R वैल्यूज एज L²/m, लेकिन ध्यान रखें रो और D सेम होना चाहिए, मतलब तीनों या चारों जितने भी कंडक्टर के रेसिस्टेंसेस का रेशियो है वो सबका सेम मटेरियल का होना चाहिए, ताकि डेंसिटी और रेसिस्टिविटी सेम रहे, तभी आप लिख पाएंगे रो वैल्यूज एज L²/m। ऑलराइट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये नीट 2016 में आया था, है ना, जब री हुआ था पेपर। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 पॉइंट से A एंड B, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, और A से B की तरफ 2 एम्पियर का एक करंट जा रहा है, रास्ते में ये 2 रेसिस्टर और बीच में ये एक सेल लगा हुआ है। सिंपल, मतलब किरचॉफ्स लॉ लूप के लिए लगाते हैं, उसी तरीके से किरचॉफ्स लॉ हम 2
पॉइंट के लिए भी, अलग अलग पॉइंट्स के लिए भी, जब दोनों पॉइंट्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वो लूप हो जाता है सर्किट की बात करें तो। और अगर वो दो अलग पॉइंट्स होंगे तो वो एक पार्ट हो जाएगा सर्किट का, लेकिन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तब भी हम लगा सकते हैं। जैसे ए से बी की तरफ, ऐसा बहुत सारा हमने आपको जूम सेशन में भी देखा है, आपने लेक्चर में भी देखा है, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। जैसे ए से बी की तरफ चले तो पहले मैं बी ए लिख दूंगा, मैं ए से बी चल रहा हूं, जरा ध्यान देंगे, यानी मैं जिधर चल रहा हूं है ना, करंट भी उधर ही चल रहा है, करंट भी उधर ही फ्लो कर रहा है। तो ए से बी जब मैं चलूंगा तो पहले मैं बी ए लिखूंगा, फिर करंट 2 एम्पियर का है, यहां तक कोई ड्रॉप नहीं है। अब रास्ते में एक रेसिस्टर आया, करंट हायर से लोअर चलता है, हम भी हायर से लोअर चल रहे हैं, यानी हमारे रास्ते में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ना, तो माइनस लिखेंगे। कितना ड्रॉप करेगा तो I इंटू आर, 2 टू द 4 करेगा। फिर हमारे रास्ते में क्या आया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल, है ना, यानी अगेन डिक्रीज। तो कितना लिखेंगे, तो बैटरी के क्रॉस तो उसके ईएमएफ के ही बराबर ड्रॉप हो जाएगा। फिर कहां पहुंच गए हम, यहां भी 2 एम्पियर का ही करंट जा रहा होगा, कितना हो जाएगा ड्रॉप, तो हायर से लोअर डिक्रीज, -2 इंटू 1 2। कहां पहुंच गए हम, बी पे, तो बराबर बी भी लिख देंगे। तो यहां से बी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, तो बी ए माइनस वी बी आ जाएगा, ये तीनों इधर जाके प्लस हो जाएंगे, 4 3 7 एंड 2 9, 9 वोल्ट इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज थ्रू ए कंडक्टर of resistance R is given as Q is equal to AT minus BT square। मतलब किसी कंडक्टर के क्रॉस जिसका रेसिस्टेंस R है, चार्ज फ्लो का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वेशन दिया हुआ है। चार्ज फ्लो का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड टिल द करंट बिकम्स जीरो, है ना, कितना हीट प्रोड्यूस होगा टोटल जब तक करंट जीरो होता है। तो जब तक करंट जीरो होने का मतलब ध्यान रखेंगे कि t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू उस मोमेंट तक जब करंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है ना। मतलब मान लीजिए यही वो कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है, इसमें करंट अगर I जा रहा है, तो t टाइम की अगर बात करें तो हीट डिसिपेटेड टोटल कैसे निकालते हैं हम लोग, I स्क्वायर R dt इंटीग्रेशन। याद रखेंगे दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड। अगर करंट कांस्टेंट रहेगा तो आई स्क्वायर आर बाहर आ जाएगा, तो आई स्क्वायर आर टी बन जाता है वही फॉर्मूला, है ना, जो आपके फिंगर्स पे रहता है, जो आई स्क्वायर आर टी है ना, हीट डेवलप्ड अक्रॉस ए रेसिस्टर। लेकिन याद रखेंगे वो तभी वैलिड है जब करंट कांस्टेंट है। लेकिन देखिए यहाँ चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में चार्ज और टाइम का जो रिलेशन है वहां गौर अगर आप करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि करंट यहाँ टाइम का फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि चार्ज टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से करंट I क्या आ जाएगा, तो I विल बी dq by dt, I विल बी dq by dt। सो व्हाट इज dq by dt है, तो at का डिफरेंशिएशन a माइनस bt स्क्वायर का 2bt, दिस इज द डिफरेंशिएशन a माइनस 2bt, है कि नहीं। अब ये करंट में अगर आप देखेंगे तो दिस करंट इज टाइम डिपेंडेंट, है ना, a तो कांस्टेंट है, 2b भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ t टाइम लगा हुआ है, यानी हमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, I स्क्वायर RT डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। और कब लिमिट कहां से कहां तक टाइम की जाएगी, यहाँ पे तो t इक्वल टू जीरो से यहाँ के लिए अगर हम बात करें तो टाइम की लिमिट कहां तक जाएगी, तो टिल करंट बिकम्स जीरो। करंट कब जीरो होगा, तो अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो a इक्वल टू 2bt हो जाएगा, और t क्या हो जाएगा, a बाई 2b, यानी टाइम की लिमिट जीरो से a बाई 2b तक जाएगी। और यानी मुझे यही सॉल्व करना है, आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन, r तो बाहर आ जाएगा लेकिन I हमारा a माइनस 2bt रहेगा, और उसका होल स्क्वायर फिर dt के साथ उसका इंटीग्रेशन विद द प्रॉपर लिमिट जीरो से a बाई 2b। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ऊपर मैं रख करता हूं, a माइनस 2bt करंट आ चुका है, मैं इसको भी रख कर देता हूं। तो बेसिकली यहां क्या है, ठीक है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से a बाई 2b। आई कितना है, तो a माइनस 2bt का स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से a बाई 2b।
इसी को सॉल्व करना है। क्या ये टफ है? बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी है। आर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है चूंकि, आर हम बाहर लिख देते हैं। इंटीग्रेशन में अब क्या बचेगा, तो a माइनस टू बी टी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2bt का होल स्क्वायर दैट इज 4b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ab माने 2 into a into 2 to 4abt और dt। लिमिट हम बाद में रखेंगे। ये आ जाएगा r a स्क्वायर dt क्या हो जाएगा, a स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर t हो जाएगा ये प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर dt क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3/3 x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n प्लस 1/n+1 माइनस 4ab कांस्टेंट है, t dt क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से a/2, यानी टाइम के बदले एक बार a/2 भी रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे और माइनस करेंगे, तो 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ये दिख भी रहा है। फाइनली क्या आ जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा r तो है ही हमारा a स्क्वायर t यानी a स्क्वायर इंटू a/2b प्लस 4b स्क्वायर बाई 3 इंटू टी क्यूब दैट इज a/2b का होल क्यूब दैट इज a क्यूब बाई 8b क्यूब प्लस नहीं माइनस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता था, तो 2ab माइनस 2ab और t स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो a/2b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, और माइनस जब आप करेंगे तो वो सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि सब में t जीरो रखने पे ये सब जीरो हो जाएंगे। तो देखिए अगर 4 से 2 टाइम कैंसिल करें आप b स्क्वायर से, ये b टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा r और यहाँ आ जाएगा a क्यूब बाई 2b प्लस ये हो जाएगा a क्यूब बाई 3 टू जा 6b, 2 से ये 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस a क्यूब बाई फिर से यहाँ ये 2b हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा r a क्यूब बाई 6b। दिस इज द हीट डिसिपेटेड टिल द करंट बिकम्स 0, यानी उस कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस R है, अगर Q इज इक्वल टू AT माइनस VT स्क्वायर फ्लो करता हो तो हीट डिसिपेटेड टिल करंट बिकम्स 0 विल बी RA क्यूब बाई 6b। ये भी कभी आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। All right. Next question is, two metal wires of same dimension are connected in series. Their conductivities are sigma 1 and sigma 2. Then what is the effective conductivity? मतलब I repeat the question, दो वायर्स हैं, है ना, सेम डायमेंशन के हैं लेकिन उनका कंडक्टिविटी अलग अलग है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अगर उन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, है ना, इफेक्टिव कंडक्टिविटी हमें निकालना है। मतलब एक हमारा वायर, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ ऐसे क्वेश्चन। तो 2 मेटल वायर्स है, यानी दिस इज अ वायर, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, और दूसरा वायर ऐसे होगा, सीरीज में जोड़ दिया हम लोगों ने, इसका सिग्मा 2 है, इसका भी लेंथ l है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। अगर सीरीज में जोड़ेंगे, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो सीरीज में जोड़ने पे ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, है ना। यानी अगर हम इसका रेजिस्टेंस R1 निकाले तो R1 कितना आ जाएगा, रो यानी 1 बाई सिग्मा 1 रो 1 L बाई A, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि रेसिस्टिविटी 1 बाई कंडक्टिविटी होती है, तो 1 बाई सिग्मा 1 L बाई A, और R2 की बात करें तो ये हो जाएगा 1 बाई सिग्मा 2 L बाई A। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप 12 लेंथ का इफेक्टिव कंडक्टिविटी या इफेक्टिव रेसिस्टिविटी जैसी चीज निकालने की जरूरत जब पड़ती है तो ध्यान रखेंगे कि आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले देखो, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो 12 लेंथ का हो जाएगा, तो यानी आप 12 लेंथ का और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक ऐसा कंडक्टर लो, मान लो इसकी
कंडक्टिविटी सिग्मा डैश है, तो ये इफेक्टिव कंडक्टिविटी हो जाएगी। शर्त यही है कि इसका रेसिस्टेंस और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस दोनों सेम हो जाए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस अगर आर डैश है तो आर डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई सिग्मा डैश लेंथ 2l बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैं लिखूंगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू, अगर r डैश लिखता हूं मैं तो r1 तो मैं लिख सकता हूं 1 बाई सिग्मा 1 l बाई a, प्लस r2 को लिखूंगा मैं 1 बाई सिग्मा 2 l बाई a, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा डैश जो कि मुझे निकालना है इनटू 2l बाई a। तो देखिए l बाई a l बाई a l बाई a कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2 दैट इज सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, और ऊपर चला जाएगा सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2 बाई सिग्मा डैश, विच इम्प्लाइज सिग्मा डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये आ जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सो इफेक्टिव कंडक्टिविटी विल बी दिस। कैसे निकाला, आई रिपीट, दोनों को सीरीज में जोड़ना था और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी थी। इसका सिग्मा 1 था, इसका सिग्मा 2 था, तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, इफेक्टिव कंडक्टिविटी के लिए कि इन दोनों को जोड़ देने से कितने लेंथ का कंडक्टर बनता, तो 12 लेंथ का कंडक्टर बनता। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने अपने मन से मान लिया कि मान लो उस कॉम्बिनेशन का सपोज सिग्मा डैश कंडक्टिविटी होता, तो सिग्मा डैश कितना होना चाहिए था कि इकट्ठे इस कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस उतना ही हो जाए जितना इन दोनों का सीरीज का हो, वहां से सिग्मा डैश निकाल। आई विल सजेस्ट आप सेम क्वेश्चन पैरेलल पे करेंगे, मतलब सीरीज, जहां वर्ड सीरीज मैंने बोला ना वहां पैरेलल करेंगे, मतलब इन दो कंडक्टर्स को अगर पैरेलल यानी एक के ऊपर एक रख दिया जाता तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होता। मैं हिंट भी, मैं फाइनल आंसर कुछ बता देता हूं, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन आप करेंगे शायद सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 आ जाएगा, आप देखिएगा, है ना, कीजिएगा। सेम क्वेश्चन सीरीज पे ना करके पैरेलल का मतलब एक के ऊपर एक रख के आप ट्राई करेंगे, एक कंडक्टर उसके ऊपर दूसरा कंडक्टर, फिर इफेक्टिव कंडक्टिविटी निकालनी है। वहां क्या करेंगे, तो वहां लेंथ उतना ही लेंगे क्योंकि एल के ऊपर एल, लेंथ तो एल रहेगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहां ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि एक कंडक्टर के ऊपर दूसरा कंडक्टर जब रखेंगे तो वो जो आर डैश है, आर डैश का ए जो है वो 2a हो जाएगा, एल एल ही रहेगा। यहाँ एल 2l हुआ था, ए ए था, लेकिन वहां ए 2a हो जाएगा, एल एल ही रहेगा, जरा देखेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बल्ब 500 वाट एंड 100 वोल्ट, मतलब एक बल्ब की रेटिंग है 500 वाट एंड 100 वोल्ट इज टू बी यूज्ड इन ए 230 वोल्ट सप्लाई। When a resistance R is connected in series, it works perfectly and bulb consumes 500 watt. Then find the resistance R. मतलब एक बल्ब है, दिस इज ए बल्ब, इसकी रेटिंग दी हुई है 500 वाट एंड 100 वोल्ट। इसका रेसिस्टेंस R क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस R हम तुरंत निकाल लेंगे, VA² बाई P, दैट इज 100 इंटू 100 बाई 500। 00 से 00 कैंसिल, 5 से 20, यानी इस बल्ब का खुद का रेसिस्टेंस कितना है, 20 ओम। इस बल्ब का खुद का रेसिस्टेंस कितना है, 20 ओम, है ना। इसको 230 वोल्ट की सप्लाई पे हम लोग जोड़ते हैं, है ना। ऑलराइट, ऑलराइट, दिस वाज द क्वेश्चन। A bulb 500 watt and 100 volt is to be used in a 230 volt supply, है ना, इसको 230 वोल्ट की सप्लाई देनी है इस बल्ब की। When a resistance R is connected in series, it works perfectly and bulb consumes 500 watt. Then what is R? मतलब सबसे पहले तो 500 वाट और 100 वोल्ट देने से क्या इंफॉर्मेशन दे दिया बल्ब का, तो बल्ब का आप रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। बल्ब का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, VA² बाई P, है ना। तो VA² बाई P से करके हमने 20 ओम निकाल लिया था, प्रीवियस पार्ट में आपने देखा होगा। अब मुझे करना क्या है, तो इसके क्रॉस मुझे 230 वोल्ट लगानी है।
और आर एक आर डैश वो रेसिस्टेंस सपोज है लगा देने से ये बल्ब जो है ये परफेक्टली काम करता है ना। परफेक्टली काम करने का मतलब देखिए, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में लिखा है इट वर्क्स परफेक्टली एंड बल्ब कंज्यूम्स 500 वाट। बल्ब कंज्यूम्स 500 वाट ना भी लिखता, खाली ये भी क्वेश्चन में लिख देता कि इट वर्क्स परफेक्टली, तो परफेक्टली का मतलब इस पूरे स्टेटमेंट्स जितने भी लिखे हुए हैं उसके अनुसार परफेक्टली वर्क करने का मतलब होता ही है कि ये 500 वाट कंज्यूम करता। लेकिन यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख भी दिया है, मतलब दोनों बातें लिख दिया है। परफेक्टली जब वो वर्क कर ही रहा है तो 500 वाट कंज्यूम भी करेगा, क्योंकि 500 वाट उस पे उसकी रेटिंग है कि नहीं। ठीक है, तो हमें ये आर डैश निकालना है। मतलब 230 वोल्ट की ये सप्लाई है, ये इसका रेसिस्टेंस आर बराबर आ चुका है 20 ओम। तो सबसे पहले इसमें करंट आई जो पास करेगा वो करंट आई कितना हो जाएगा, तो द आई विल बी, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए, 230/20 प्लस आर डैश, दिस इज द करंट। और इसके क्रॉस का, बल्ब के क्रॉस का पावर, पी ऑफ बल्ब क्या है हमारा, तो पी ऑफ बल्ब 500 वाट है, वो हो क्या जाएगा, तो आई स्क्वायर आर है ना, आई स्क्वायर आर 230 इंटू 230/20 प्लस आर डैश का होल स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आर इज 20 एंड एज पर क्वेश्चन यही 500 वाट के बराबर है, 500 वाट के बराबर है। ये क्या आ जाएगा, अगर 20 से मैं कैंसिल कर दूं, ये 25 टाइम चला जाएगा, तो ये 20 प्लस आर डैश का होल स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 230/5 का होल स्क्वायर। मैं लोग लिख सकता हूँ, देखिए क्यों, क्योंकि 230 इंटू 230 इधर है और 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस आर डैश मस्ट बी इक्वल टू, ये कैंसिल अगर मैं करूँ तो 5 4 जा एंड 5 6 जा इज इक्वल टू 46 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 46 का स्क्वायर। तो यानी 20 प्लस आर डैश इज इक्वल टू 46, सो आर डैश विल बी 46 माइनस 20 दैट इज 26 ओम। यानी ये जो सीरीज में कनेक्ट करना है ये 26 ओम का होना चाहिए, तब जा करके 230 वोल्ट 230 वोल्ट के क्रॉस वो परफेक्टली काम करेगा आपका जो बल्ब है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग। ऑलराइट, एक सर्किट है, मैं पहले बना दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ सिंपल सर्किट। ये कैपेसिटर है, यहां फिर से एक सेल है और यहां भी एक रेसिस्टेंस। दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 and the capacitor का कैपेसिटेंस है C. This is the circuit as shown in the figure. पूछा है find the charge and energy stored in the capacitor. कुछ भी मेंशन नहीं है, सीधे क्या पूछा है, चार्ज और एनर्जी स्टोर्ड। इस कैपेसिटर में, यहाँ जो कैपेसिटर है इसमें कितना चार्ज और एनर्जी स्टोर्ड होगा अगर निकालना है, से क्लियर होता है कि स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, क्योंकि बीच में किसी टाइम की बात होती, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात होती, वो तो टाइम मेंशन होता है ना। और t इक्वल टू 0 पे तो चार्जिंग ही स्टार्ट होगी, t इक्वल टू 0 पे तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज ही नहीं होगा, और कैपेसिटर पे चार्ज पूछा गया है। इससे बिल्कुल क्लियर है कि ये स्टेडी स्टेट की बात करता है ना। क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग अपने ग्रिप में लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन के लिटरेचर को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेडी स्टेट है कि नहीं, स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया होगा, और हम जानते हैं, चलिए चार्ज और एनर्जी निकालनी है कैपेसिटर की, तो हम जानते हैं कि जब फुल्ली चार्ज ये हो जाएगा है ना, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, मान लो पहले आप अपने मन से, ये फुल्ली चार्ज हो गया होगा, तो कैपेसिटर अपने सेक्शन में कोई करंट नहीं जाने देता है जब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। यानी जब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, यानी उस स्टेज में जो करंट E1 से निकल रहा होगा मान लीजिए है ना, वो सीधे ऊपर चला जा रहा होगा, और
अब बात करेंगे कि क्या E2 से कोई करंट निकल रहा होगा क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर E2 से करंट मान लो इधर निकलता तो E2 जो करंट देता वो लेता भी, तो करंट अगर कुछ देता तो वो खुद ब खुद लेता भी, तो लेने के क्रम में राइट से लेफ्ट जब करंट आता तो कैपेसिटर के क्रॉस करंट चला जाता, जो कि नहीं होना चाहिए। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को, है ना, करंट, कैपेसिटर के क्रॉस कोई करंट, मतलब कैपेसिटर से चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा का मतलब इस सेक्शन में पूरे में ही करंट नहीं, का मतलब केवल वर्किंग बैटरी की बात करें, वर्किंग सेल की बात करें, तो केवल ये आपका नीचे वाला सेल होगा। ऊपर बीच वाला सेल चूंकि कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है, इसलिए उस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो नीचे वाले सेल से जब करंट फ्लो करेगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे चला जाएगा, इधर वो बटेगा नहीं, यानी अगर यहां से आई करंट निकलेगा तो ये भी आई हो जाएगा, इधर बटने का कोई बीच में देयर इज नो वे। अब ये आई जाएगा, वही करंट R1 होते हुए फिर से E1 अपना ले लेगा, यानी एक लूप जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, उसी में वो करंट मूव करेगा। R1 और R2 क्या हो जाएंगे उस केस में, सीरीज में हो जाएंगे और E1 EMF हो जाएगा। तो करंट I तुरंत निकाल सकते हैं हम लोग, दैट इज E बाई R1 प्लस R2, दिस इज द करंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब करंट आ जाने के बाद क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए हमें कैपेसिटर पे चार्ज और एनर्जी निकालनी है, तो कैपेसिटर पे सबसे पहले चार्ज, मान लीजिए दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, A और B है, तो सबसे पहले A और B के बीच का जब तक हम ड्रॉप नहीं निकालेंगे, क्योंकि A और B के बीच का ड्रॉप ही कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, जो ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप हम निकालेंगे, तो A और B के बीच यानी VA माइनस VB मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम VA माइनस VB, तो देखिए A से B अगर हम इस लूप को फॉलो करते हुए चले और किरचॉफ्स लॉ लगा दे, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो A से B क्लॉकवाइज होते हुए हम चलते हैं जरा, तो A के आप मन ही मन खड़े हो जाओ, A से आप B चलो, तो A से जैसे ही चलोगे रास्ते में क्या आएगा, रेसिस्टर, क्या इसके क्रॉस कोई ड्रॉप होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रेसिस्टर के क्रॉस ड्रॉप तभी होगा, ये जो बीच में R3 है इसके क्रॉस ड्रॉप तभी होता जब करंट फ्लो करता है ना, किसी रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब होता है कि उस रेसिस्टर से कोई करंट जा रहा है, लेकिन इस सेक्शन में तो कोई करंट है नहीं, इसलिए R3 के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा। आप आगे बढ़ गए, कहां चले गए, सेल के पास, E2 वोल्ट के सेल के पास, क्या आया रास्ते में, नेगेटिव, फिर क्या आया, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे VA प्लस E2, है ना। सेल को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि उससे करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, उससे चार्जिंग हो तब या उसकी डिस्चार्जिंग हो तब या कुछ भी करंट फ्लो ना करे तब सेल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा तो रहेगा, तो E2 के क्रॉस तो होगा, तो A से चले नेगेटिव से पॉजिटिव, तो VA प्लस E2 कहां पहुंच गया है, इस पॉइंट पे, फिर हम ऊपर चलेंगे, फिर राइट चलेंगे, राइट चलेंगे तो इसके क्रॉस ड्रॉप होगा क्या, R1 के क्रॉस, बिल्कुल होगा, क्योंकि R1 में करंट फ्लो कर रहा है, कितना होगा, तो करंट चलता है हायर से लोअर, हम भी चल रहे हैं हायर से लोअर, हायर से लोअर चलने का मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस IR1, फिर हम कहां पहुंच गए, यहां से कहां पहुंच गए, यहां से यानी बराबर VB हो जाएगा, तो तुरंत VA माइनस VB वी कैन कैलकुलेट, VA माइनस VB, ये क्या हो जाएगा, तो IR1 माइनस E2, क्लियर है, IR1 माइनस E2 से क्या हो जाएगा, तो I कितना है, E बाई R1 प्लस E1, सॉरी ये E1 था, E1 बाई R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस E2, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप VA माइनस VB, ठीक है ना। अब हम बड़ी धड़ल्ले से सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज और कैपेसिटर हम निकालेंगे, चार्ज बराबर Q बराबर CV, तो यहाँ C VA माइनस VB हो जाएगा, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस था तो VA माइनस VB, तो C VA माइनस VB क्या हो जाएगा, E1 R1 बाई R1 प्लस R2 माइनस E2, दिस इज द, ये। अब ध्यान रखेंगे कौन VA ज्यादा है कि VB ज्यादा है, वो R1 R2 E1 E2 तय करेंगे, है ना। अब उनका वैल्यू कितना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लेफ्ट वाला प्लेट ही पॉजिटिव हो और राइट वाला प्लेट ही नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। इनका वैल्यू चूंकि नहीं दिया है इसलिए इस फॉर्म में भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है। हाँ, वैल्यूज दे देता तब हम E1 E2 R1 R2 इन सबका अगर मुझे वैल्यू पता होता ना तो मैं तुरंत ये बता देता कि कैपेसिटर का कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा और कौन सा प्लेट नेगेटिव होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर दिस बराबर दिस हो जाएगा, अगर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 किस शर्त पे होगा, तो ये बीच वाला टर्म 0 कर देते, R1 R2 का रेशियो, कुछ बहुत सारी चीजें यहाँ से रिलेटेड पूछी जा सकती है। चार्ज आ गया,
अगर एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, तो एनर्जी यू हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर। तो हाफ सी तो एज इट इज रहने देंगे, वी ए माइनस वी बी ये पूरी चीज है, ये हो जाएगा E1 R1 बाई R1 प्लस R2 माइनस E2 का होल स्क्वायर से दोनों पार्ट के आंसर आ गए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट आंसर। ऑलराइट, चार्ज एंड एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर? लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। In an ammeter, 0.2% of the main current passes through the galvanometer. If galvanometer has resistance G, then resistance of ammeter is. क्वेश्चन है कि एक एमीटर में 0.2% मेन करंट का गैल्वेनोमीटर से पास करता है। अगर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस G है तो पूरे एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, हमें ये निकालना है। मतलब ये एक गैल्वेनोमीटर है G, एमीटर बनाने के लिए जरूर आपने संट किया होगा इसको। यहां से जो करंट I आ रहा है ना, उस I का 0.2% इधर जा रहा है, यानी I इंटू 0.2/100 वो इधर चला जा रहा है। तो इधर कितना जा रहा होगा, संट में कितना जा रहा होगा हम तुरंत निकाल देंगे। संट में कितना जा रहा होगा, तो I माइनस I इंटू 0.2/100 वो जा रहा होगा, है ना। अगर पॉइंट हटा देंगे तो एक 0 पॉइंट यहाँ भी हटाएंगे तो एक 0 यहाँ भी आ जाएगा। यानी 2 से 500 टाइम हम यहीं पे कैंसिल कर दे, यानी I बाई 500 किधर की तरफ जा रहा होगा, गैल्वेनोमीटर में जा रहा होगा। और I माइनस I बाई 500 यानी 499 I बाई 500 ये आपका संट में जा रहा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों रास्ते से ड्रॉप सेम होना चाहिए। तो यहां से तुरंत आ जाएगा I बाई 500 इंटू जी इज इक्वल टू 499 I बाई 500 इंटू एस। तो 500 से 500, I से I कैंसिल, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G बाई 499, S आ गया। ठीक है ना। पूछा है कि एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो एमीटर का रेसिस्टेंस, तो एमीटर तो इस पूरे सेटअप को कहते हैं। G और S का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वही एमीटर का रेसिस्टेंस होगा। तो क्या हो जाएगा, R एमीटर अगर बात कोई करे तो R एमीटर हो जाएगा GS बाई G प्लस S, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन। G तो G रहेगा, S कितना है, G बाई 499 बाई G प्लस S, यानी G प्लस S कितना, G बाई अगेन 499। तो ये हो जाएगा G इंटू जी बाई 499 इंटू 499 प्लस 1 500 G बाई 499। ये कैंसिल, G से G कैंसिल, G बाई 500 इज द आंसर। एमीटर का रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस का बाई 500 हो जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट। The next question is, a galvanometer of resistance G is shunted by a resistance S. To keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with galvanometer is. मतलब एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस G है, उसको आप S ओम से शंट कर देते हो। मेन करंट को अनचेंज रखने के लिए कितना रेसिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाएं ताकि मेन करंट जो है हमारा वो चेंज ना हो। मतलब मेन करंट को चेंज नहीं करना है, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको चेंज नहीं करना है। मान लो ये गैल्वेनोमीटर है G, है ना, इसको V वोल्ट के क्रॉस अगर आप लगाते तो इसमें करंट कितना जाता, V बाई G, करंट जाता V बाई G। हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को, है कि नहीं। मान लीजिए वो सिंपल एक गैल्वेनोमीटर होता और V वोल्ट की बैटरी आप लगाते तो उसमें करंट जाता V बाई G। क्वेश्चन कहता है कि इसको शंट कर दिया है आपने S से, है ना, तो जब शंट कर देंगे यानी पैरेलल में S लगा देंगे तब तो करंट भी चेंज कर जाएगा, लेकिन उस करंट को आपको चेंज नहीं करने देना है ना। कुछ इस प्रकार उसके साथ, यानी इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज्ड,
मेन करंट इन द सर्किट, सर्किट में मेन करंट तो आई है, आप चाहते हो कि आई ही भाग में भी जाए, है ना, तो आप क्या करोगे अब, तो गैल्वेनोमीटर को, अब नेक्स्ट फिगर क्या हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर जो है हमारा शंटेड है ना, गैल्वेनोमीटर हमारा शंट किया हुआ है, और गैल्वेनोमीटर के साथ मान लीजिए सीरीज में हमारा आई ही जाना चाहिए, करंट क्या क्या जाना चाहिए, आई ही जाना चाहिए, द करंट इन द सर्किट अनचेंज्ड, रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इज, तो अगर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में मैं आर लगा देता हूं, है ना, और वही V वोल्ट की बैटरी हम फिर से लगा दें, तो करंट उतना ही जाना चाहिए, मेन करंट यानी यहां अभी भी क्या जाना चाहिए, आई ही जाना चाहिए। तो अगर मैं इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाता मैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर G और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखें तो क्या आ जाएगा, G और S का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा GS बाई G प्लस S, है ना, GS बाई G प्लस S, और उसके साथ ये R, करंट आई ही जाना चाहिए का मतलब, थोड़ा सा एक सेकेंड, a galvanometer of resistance G is shunted by a resistance S to keep the main current in the circuit unchanged। अच्छा ये क्वेश्चन अधूरा है, to keep the main current, क्वेश्चन का अलग पार्ट होगा कोई, है ना, okay, to keep the main current unchanged what should be the series combination, what should be the resistance to be connected in series, यानी इसके साथ सीरीज में मुझे लगाना है R, यानी अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को GS बाई G प्लस एस बोले, है ना, GS बाई G प्लस एस बोले हम लोग, तो इसका रेसिस्टेंस इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो GS बाई G प्लस एस, और इसके साथ अगर R हम ऐड करेंगे तो ये प्लस R इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब करंट आई पहले V बाई G जाता था, और अब अगर आप मेन करंट को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो अब करंट कितना जाएगा, I डैश V बाई ये कॉम्बिनेशन GS बाई G प्लस एस प्लस R ये जाएगा, और एज पर क्वेश्चन करंट अनचेंज होने का मतलब जो करंट ये होना चाहिए वही करंट ये भी होना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन को मैं जरा रिपीट कर देता हूं, आप समझ लीजिए कि एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G is shunted by a resistance S, all right, to keep the main current in the circuit unchanged what should be the resistance to be put in the series with galvanometer, है ना। तो इस पूरे शंट तो कर दी, इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अगर मान लीजिए यहां पे कोई रेसिस्टेंस R लगा देते हैं आप, है ना, ये फिगर होना चाहिए क्योंकि इस पूरे के साथ लगाना है, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ R का सीरीज कॉम्बिनेशन, और करंट वही, तो इस V से कितना करंट निकलेगा I, तो V से अगर I निकलेगा तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस V बाई इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा I निकालने के लिए, तो वही है इफेक्टिव रेसिस्टेंस GS बाई G प्लस S प्लस R, तो V बाई GS बाई G प्लस S प्लस R इज इक्वल टू I डैश, और पहले जब कुछ भी नहीं था तो केवल गैल्वेनोमीटर था, करंट V बाई G जाता था, और ये दोनों करंट क्या होने चाहिए, सेम, अगर इन दोनों करंट को आप सेम करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज V बाई G इज इक्वल टू, हम लिखेंगे V बाई G इज इक्वल टू V बाई GS बाई G प्लस S प्लस R, V कैंसिल, GS है ना, GS बाई G प्लस S प्लस R इज इक्वल टू G, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू हो जाएगा G माइनस GS बाई G प्लस S, ये हो जाएगा GS स्क्वायर प्लस GS माइनस GS बाई G प्लस S, तो GS GS कैंसिल हो जाएगा, सो R इज इक्वल टू आ जाएगा G स्क्वायर बाई G प्लस S, दिस इज द आंसर, G स्क्वायर बाई G प्लस S। ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, a potentiometer wire of length capital L
and resistance small r are connected in series with the battery of EMF E naught and a resistance R1. An unknown EMF E is balanced at a length L of the potentiometer. Then what is the EMF of the unknown cell? मतलब एक पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, दिस इज द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर, है ना, इसका लेंथ कैपिटल एल है, इसका रेसिस्टेंस अपना स्मॉल आर भी होगा, अच्छी बात है, इसमें एक रेसिस्टेंस भी है, इसको एक बैटरी से आपने ई नॉट और R1 रेसिस्टेंस के बैटरी से आपने जोड़ रखा है ना, इस वायर को, यही पोटेंशियोमीटर की ड्राइविंग सर्किट है, मतलब पोटेंशियोमीटर की ये ड्राइविंग सर्किट है। फिर कहता है कि an unknown EMF E is balanced at a length L, मतलब यहाँ से एक अननोन EMF है E जिसको नहीं पता है, और यहाँ एक जॉकी लगाए होंगे गैल्वेनोमीटर और जॉकी, ये किसी स्मॉल l लेंथ पे क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है, तो ये E मुझे निकालना है, E नॉट R1 R L L के टर्म में, क्वेश्चन का मतलब यही हुआ, ये E कितना होगा, तो L पे अगर नल पॉइंट आ रहा है तो सबसे पहले कितना हो जाएगा, तो अगर ये जो थिक वायर है हमारा पोटेंशियोमीटर का कैपिटल L लेंथ का, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं निकाल पाऊं, लेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज K, देन E मस्ट बी इक्वल टू KL, क्योंकि L लेंथ पे बैलेंस हुआ है तो E इज इक्वल टू KL हो जाना चाहिए। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, तो ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी यहां से लेके यहां तक का ड्रॉप बाय लेंथ, अब यहां से लेके यहां तक का ड्रॉप कितना होगा, तो जब करंट, सबसे पहले करंट I जो निकलेगा ड्राइविंग सर्किट से, वो I कितना हो जाएगा, तो I हो जाएगा E नॉट EMF बाय नेट रेसिस्टेंस कितना है, तो वायर का रेसिस्टेंस प्लस अपने ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस R1, यानी R प्लस R1, ठीक है ना, और यहां से यहां तक का ड्रॉप, अगर दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, उस पोटेंशियोमीटर के वायर का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, यानी VAB क्या हो जाएगा, VA माइनस VB क्या हो जाएगा, तो करंट I इंटू पूरा रेसिस्टेंस स्मॉल r, करंट I कितना है, E नॉट बाई R प्लस R1, है ना, E नॉट बाई R प्लस R1 I इंटू क्या हो जाएगा, करंट I इंटू रेसिस्टेंस, ये पूरा रेसिस्टेंस कितना है, R है, E नॉट R बाई R प्लस R1 हो जाएगा हमारा क्या, ये। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें K की, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बाई पूरे वायर का लेंथ कैपिटल L, तो K आ जाएगा VA माइनस VB बाई L, यानी E नॉट इंटू स्मॉल r बाई स्मॉल r प्लस R1 और बाई L, K आ गया। तो जब K आ जाएगा तो ये E भी आ जाएगा, बिकॉज E इज इक्वल टू KL, है ना, तो E हमारा आ जाएगा K, दैट इज E नॉट R बाई कैपिटल L इंटू R प्लस R1 into a small l, so E naught R small l by capital L into R plus R1। ध्यान रखेंगे, दिस इज द अननोन सेल का EMF। ध्यान रखेंगे ये स्मॉल l लेंथ पे बैलेंस हुआ है, कैपिटल L लेंथ पूरा है ना, पूरे पोटेंशियोमीटर का लेंथ, वायर का लेंथ कैपिटल L है। कैपिटल L का क्या यूज था यहाँ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने में, कैसे निकाला, तो A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकाला, वो कैसे निकाला, तो मैंने देख लिया करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कैसे निकाला, तो E नॉट बाई R प्लस R1 इनटू टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r, वहां से ड्रॉप आ गया, फिर कैपिटल L से डिवाइड कर दिया VA माइनस VB को, तो K आ गया, और हम जानते थे कि ये स्मॉल l लेंथ में अगर आप बैलेंस हो तो E KL होना चाहिए, K का वैल्यू रख दिया, E आ गया। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्लास में भी रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। थैंक यू।